हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग अग्रीमेंट का मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने पढ़ा लिया है। सो आज हम लोग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है, हम लोग को पता है। वेयरएज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 31 से लेके 36 तक है। सो वेजरिंग अग्रीमेंट एक वाइड अग्रीमेंट होता है, बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ लिया है, बस अभी डिफरेंस देख रहे हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट, अ वेजर इज एसेंशियली अ बिट, एक तरह से ये सट्टा होता है। इट इज एन अग्रीमेंट, ये एक तरह का अग्रीमेंट है जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं पेमेंट करूंगी मनी का या मनी इज वर्थ का, मनी से रिलेटेड वैल्यू का, दूसरी पार्टी को अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, जहाँ पे सोल इंटेंशन विन और लॉस और मनी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेजरिंग अग्रीमेंट ऐसा अग्रीमेंट होता है जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करने का वादा करती है टू पे मनी या मनी इज वर्थ, या मनी इज वर्थ का मतलब है कि जिसकी वैल्यू मनी में की जा सकती है, ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जैसे इंडिया ये मैच जीतेगी या हारेगी, ये एक तरह का अनसर्टेन है, फ्यूचर का इवेंट है, और इसमें दोनों पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ दोनों पार्टी सट्टा लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि इंडिया की जीत या हार पे सट्टा लगा रही है। ए कह रहा है इंडिया जीतेगी, बी कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा। सो अगर इंडिया जीत जाती है तो बी ए को पैसे देगा, और अगर इंडिया हार जाती है तो ए बी को पैसे देगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का वेजरिंग अग्रीमेंट है जो एक वाइड अग्रीमेंट माना जाता है। यानी इसकी दूसरा हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है क्या है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैं तुम्हें गुड्स की सप्लाई करूंगा और उसके बदले में तुम मुझे जो गुड्स का भी अमाउंट है, जितना भी 10,000 सपोज करिए, तुम मुझे 10,000 देना, मैं तुम्हें गुड्स की सप्लाई कर दूंगा। एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी करूंगा जब कोई इवेंट हैपन होगा या नॉन हैपन होगा। ये इवेंट का हैपन का एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मेरा शिप जो है वो चाइना से आ जाएगा तो मैं तुम्हें इस गुड्स की सप्लाई कर दूंगा। यानी इस ट्रांजैक्शन का, इस कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि ये शिप आएगा कि नहीं आएगा। यानी कोई कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है मेन कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना। क्लियर है आपका? इट कंसिस्ट म्यूचुअल और रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इट मे कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? जब ए ने बी से ये सट्टे में सट्टा लगाया और कहा कि अगर इंडिया जीतती है तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन अगर इंडिया हार जाती है तो तुम मुझे 10,000 दोगे। सो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है, प्रॉमिस का भी प्रॉमिस है। ए कहता है इंडिया जीतेगी, बी कहता है इंडिया हारेगी। तो ए कहता है कि इंडिया अगर जीत जाती है तो तुम मुझे पैसे दोगे, अगर हार जाती है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस का भी प्रॉमिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट लिखा है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, द पार्टी हैव नो रियल इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। यानी इंडिया की जीत हार में वो दो बंदे जो बैठ के सट्टा लगा रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये अंदर से नहीं चाहते हैं कि इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते। हो सकता है पाकिस्तान वाला इंडिया की जीत पे पैसा लगाया हो और इंडिया वाला पाकिस्तान की जीत पे पैसा लगाया हो। तो उसका उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि इंडिया की जीत या हार में, इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका सिर्फ इंटरेस्ट पैसों में है। ठीक है। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में। यानी वो जो शिप का आना ना आना है
वो उनका इंटरेस्ट है उसमें, यानी वो चाहते हैं कि वो शिप आए या ना आए, वो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट शो करता है, रियल इंटरेस्ट है। द अनसर्टेन इवन इन द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर द अग्रीमेंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि उस इवेंट के हैपन और ना हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एक सोल फैक्टर है उस एग्रीमेंट को डिफाइन करने का। और यहाँ पे कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच से एक मेन अग्रीमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको गुड्स की सप्लाई करूंगा, ये डिपेंड कर रहा है इवेंट, ये इवेंट को कोलेट्रल कहा जाता है। इवेंट इज कोलेट्रल और एंसिलरी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस और गेन, यानी यहाँ पार्टी दोनों है, दोनों पार्टी लॉस और गेन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लॉस और गेन की बात नहीं होती है। इसके अलावा ये के पॉइंट है कि जो सट्टा लगाया जा रहा है वो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए हो रहा है, स्पेकुलेट हो रहा है, बेट है, लेकिन यहाँ हमारी इंटेंशन टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब होता है लॉस से बचाना। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कह रही है, ए बी से कह रही है इंश्योरेंस कंपनी कि आप मुझे प्रीमियम का अमाउंट पे कीजिए, अगर आपका घर जल जाता है तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगी 10,000 रुपीज। तो ये क्या है, इंडेमनिफाई कर रहा है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो लॉस से बचाने के लिए किया जा रहा है और एक तरह का ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? सो ये हमारा डिफरेंस था वेजरिंग और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। डिटेल चैनल पे है, आपको अगर उसमें और जानकारी चाहिए तो आप अलग से वीडियो देख लो और उसके बाद आप इसके डिफरेंस को पढ़ लो। ओके।